नमस्कार, स्वागत है आपका। जी न्यूज लेकर आया बनारस से वोटों की बारात बहस लाइव। जी हां, उत्तर प्रदेश चुनाव 7 चरणों में है और हर चरण के साथ हम भी बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के तमाम उन शहरों में वोटरों की उनके नेताओं से सीधी बात कराने के लिए। और इसीलिए आज हम आ पहुंचे हैं बनारस, भगवान शिव की नगरी काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट बनारस। वरुणा और अस्सी नदी से इस शहर को नाम मिला है वाराणसी और कहते हैं कि भगवान शिव ने खुद इस नगरी को बसाया था। 10 लाख टूरिस्ट आते हैं बनारस शहर में और 23,000 से ज्यादा मंदिर कहे जाते हैं बनारस शहर के अंदर बने हुए हैं। सनातन धर्म का सबसे पवित्र शहर बनारस माना गया है और कहा जाता है सनातन धर्म के मुताबिक कि यहां प्राण त्यागने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। तो आज इस पवित्र नगरी में हम आ पहुंचे हैं। बनारस के नेता हमारे साथ हैं, बनारस की जनता हमारे साथ है। सीधे सवाल करेंगे अपने नेताओं से। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बनारस की इस जनता का जो आज अपने नेताओं से सवाल पूछने के लिए यहां आ जुटी है हमारे साथ शास्त्री घाट पर। स्वागत कीजिए कौशलेंद्र पटेल का, बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, वाराणसी के मेयर रह चुके हैं। मनोज सिंह काका, नेता हैं युवा समाजवादी पार्टी के, लंबे समय से यूथ विंग में काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफी करीबी कहे जाते हैं। हमारे साथ अमिताभ भट्टाचार्य हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं और बनारस की राजनीति पर भी पैनी नजर रखते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका भी। और भी कुछ ऐसे नेता हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका कहना है कि हम राजनीति के स्तर पर नहीं लेकिन सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं। टोपी लगाए आपको बीच बीच में दिख रहे हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। तो वह आज जनता के बीच मौजूद हैं और मेरे सहयोगी विशाल पांडे यहां पर मौजूद हैं, वो आपके पास आएंगे सीधे सवाल पूछने के लिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विशाल पांडे का भी। तो पटेल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि बनारस भगवान की नगरी कहा जाता है, बनारस पर्यटन की नगरी कहा जाता है, बनारस धर्म की नगरी कहा जाता है और अब तो बनारस पीएम की नगरी भी कहा जाता है। तो आप लोगों के पास क्या प्लान है बनारस के लिए अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है? और पिछले 2.5 साल में जब जनता ने प्रधानमंत्री चुन के दिया आपको यहाँ से, तो आपने बनारस को क्या दिया? माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद होने के बाद बनारस शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनने का काम प्रारंभ कराया और उसके बाद आज चाहे बनारस से गाजीपुर का सड़क हो, चाहे आजमगढ़ जाने का सड़क हो, चाहे बनारस से लखनऊ जाने का सड़क हो, सभी सड़कों को 4 लेन बनाने का काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है। आज पूरे वाराणसी के अंदर आईपीडीएस योजना के तहत विद्युतीकरण का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ा काम किया वो यहाँ के शिल्पियों के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने का काम किया, जो दुनिया का पहला ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर है और लगभग 217 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और रिकॉर्ड कम समय में ये प्रोजेक्ट लगभग 80% पूरा हो चुका है। और चाहे हमारे कुम्हार साथी हों, चाहे लकड़ी के खिलौना बनाने वाले हों, चाहे साड़ी का काम करने वाले हों, सभी को हमारे प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने की योजना चलाई है और उनको तमाम लेवल पर असिस्टेंस देने का काम किया है। और चाहे शहर के अंदर स्वच्छता अभियान चलाने की बात हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाने के लिए, गंगा की सफाई के लिए, शहर के सीवर को ठीक करने के लिए तमाम योजनाओं के तहत पैसा देने का काम किया है। ठीक, सेठ साहब, बीजेपी को 3 विधायक मिले बनारस से और आपको 2 विधायक मिले बनारस से। आप लोगों ने क्या किया और आगे आप लोगों के पास क्या प्लान है बनारस के लिए? हमारी सरकार प्रदेश में नहीं है, उसके बावजूद भी हम काम किए हैं, ऐसा नहीं है। जो अभी बता रहे हैं माननीय पटेल साहब कि विकास हुआ है,
पूरे बनारस दक्षिणी विधानसभा पर्यटक स्थल है। एक भी गली में आप दिखा दीजिए कोई विकास हुआ है, कोई काम हुआ है। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने की काम करती है और झूठ बोल रहे हैं। कहीं कोई काम नहीं भया है। दावे के साथ हम कहना चाहते हैं, आप दिखवा लीजिए। आपके भी तो दो विधायक थे सर, आपके भी तो दो विधायक हैं, उन्होंने क्या काम किया वही बता दें। विधायक निधि से जो काम करना चाहिए था वो विधायक निधि से काम हुआ है। निश्चित तौर पे यदि हमारा सरकार रहता तो हम विकास की नदियां बहा देते बनारस जिला में। पहले तो थी सर आपकी सरकार, हमारी सरकार थी तभी हम 3 फ्लाईओवर दिए थे पांडेपुर और यहाँ पे हमारी सरकार थी तभी दिए थे हम। और यही नहीं, आवास योजना बना करके हमने दिया है। काशीराम आवास योजना है, बनारस के अंदर बना हुआ है, हमारे सरकार में बना हुआ है, किसी और के सरकार में नहीं बना हुआ है। मान्यवर मनोज जी आप बताइए, आपकी तो सरकार थी, ये अलग बात है कि बनारस ने बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिया आपको, विधायक एक ही दिया कुल मिला के। बनारस ने हमको विधायक दिया वो नहीं दिया, समाजवादी लोग इस पर नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहाँ सारा हम सभी साथी खड़े हैं, ये वरुणा कॉरिडोर है, इसको 201 करोड़ रुपया दे करके, और इसके काम का आकर्षण इस तरह है कि यहाँ जब काम चल रहा है तब भी लोग खड़े होकर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना तेजी से काम चल रहा है। वरुणा को अगर किसी ने जीवंत करने का काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और बनारस के लिए अभी एक साथी कह रहे थे कि चारों तरफ से रिंग रोड दे रहे हैं। रिंग रोड की इनकी हालात ये है कि अभी तक ये जमीन का 4 फीट अधिग्रहण तक नहीं कर पाए। सिर्फ जुमले हैं इनके सिर्फ जुमले हैं। और बनारस के दशाश्वमेध घाट पर, जैसा कि आपने उल्लेख किया, दशाश्वमेध घाट पर साउंड की व्यवस्था, सांस्कृतिक चीज़ों का कैसे बढ़ावा दिया जाए, उन चीज़ों का भी अगर किसी ने समुचित प्रबंध किया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और बनारस कैसे आगे बढ़ जाए, बनारस में पर्यावरण को और कैसे पर्यावरण संरक्षित कैसे हो, इसके लिए तो आपने देखा होगा कि एक दिन में 6 करोड़ पेड़ लगाने का अगर कहीं रिकॉर्ड है गिनीज बुक में भी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को है, समाजवादी साथियों को। सर उसमें कितने पेड़ जिंदा है अभी? अब उसमें पेड़ जिंदा, ज़्यादातर पेड़ जिंदा हैं, जो भी पेड़ लगे गए हैं उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि जिंदा नहीं है, वो पेड़ जिंदा हैं। वो बनारस के विकास के लिए अनवरत काम हो रहा है। जो भी यहाँ इंक्रोचमेंट है उसको भी अगर हटवाने का किसी ने सर्वप्रथम बनारस में प्रयास किया तो हमारे उस समय डीएम थे प्रांजल और एसपी ने सर्वप्रथम समाजवादियों ने इंक्रोचमेंट भी हटवाने का काम किया। सड़कें जो चौड़ी हुई हम लोगों के सरकार में। बनारस के लिए अनवरत काम हो रहा है, हाथकरघों के लिए हो रहा है, शिल्पियों के लिए हो रहा है, बुनकरों के लिए हमारी विशेष स्कीम है कि बुनकर को बिजली फ्री दी जाएगी। अगर बनारस को 24 घंटे बिजली मिल रही है तो वो भी समाजवादी और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दिया। 24 घंटे बिजली मिल रही है क्या बनारस को? 24 घंटे बिजली मिल रही है क्या? सर ये तो मना कर रहे हैं। बहरहाल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भट्टाचार्य जी से पूछता हूँ एक सवाल। भट्टाचार्य जी, आज सुबह जब बनारस आया तो मुझे महसूस हुआ कि जाम की समस्या है, और थोड़ी देर में एक ऑटो रिक्शा पे लिखा पढ़ा मिल गया, सुबह बनारस शाम बनारस, जब देखो तब जाम बनारस। यही कहानी है क्या? और अगर ये कहानी है तो जो दावा करते हैं कि हम इधर रिंग रोड बना रहे हैं, हमने उधर हाईवे बना दिया, वो लोकल सड़कों को चलने लायक बना नहीं सकते, उनसे हाईवे की उम्मीद क्या करेंगे? सबसे अधिक संकट है सोच में। लोगों ने हाईवे बना दिया, रिंग रोड बना दिया, मगर यहाँ के जनसंख्या के घनत्व को तोड़ के शहरीकरण के विपरीत डिसइंटीग्रेटेड जनसंख्या बाहर भी जाए, न्यू बनारस बने, ये सपना किसी ने नहीं देखा। इस 6000 साल पुरानी शहर को कुछ लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी बना देंगे। मुझे अजीब लगता है कि घर के सबसे बुजुर्ग पुरुष या महिला को जीन्स का पैंट पहनाने पे जितना विचित्र लगेगा, बनारस स्मार्ट होने पे उतना ही भयंकर लगेगा। इसीलिए सोच के साथ, ये रैंडम वर्किंग ना होके सोच के साथ सिस्टमेटिक ढंग से अगर विकास की परिकल्पना की जाए
हो सकता है अगले 10 साल में ये शहर सुंदर हो जाएगा, मगर फिलहाल मुझे जो लगता है सब लोग एनासिन की गोली दे रहे हैं तुरंत सर दर्द कम हो। ये जो एनासिन की गोली शैली है राजनीति की, ये बहुत खतरनाक है। और केंद्र और राज्य, मेरे मित्र कौशलेंद्र जी ने बहुत सम्मानित ढंग से कहा कि सारे कार्य केंद्र सरकार से हो रहा है, इसके माने राज्य सरकार की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का एक बराबर समतुल्य सोच हो। राज्य सरकार के कार्य निश्चित हों, केंद्र के कार्य निश्चित हों और मित्रवत हो। चुनाव के पहले लड़ें, चुनाव के बाद न लड़ें। इस चुनाव ने मुझे घबरा दिया है। जिस कदर शब्द हिंसा लोग कर रहे हैं, जिस स्तर के बातचीत लोग कर रहे हैं, कल के तारीख में हमारे नौजवान सड़कों पर हिंसक ना हो जाएं, इसलिए लोग थोड़ा सजग हों। काम करना है काम करें, मगर हिंसा ना फैलाएं शब्दों से। ठीक बात। पटेल साहब, बिना शब्दों की हिंसा किए हुए ये बताइए कि आपने जो जो काम किए या जो आप दावा कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, क्या राज्य सरकार ना होती, मदद ना करती, उनको अप्लाई करने को तैयार ना होती तो भी आप कर लेते? या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते थे लेकिन राज्य में आपकी सरकार नहीं है जैसा आप दावा करते हैं, इसलिए नहीं हो पाए बनारस में? देखिए, अभी आदरणीय विश्वनाथ भट्टाचार्य जी कह रहे थे कि घर के बुजुर्ग को जीन्स की पैंट पहनाने की बात। मैं एक बात कहता हूं कि घर के बुजुर्ग को गंदा कपड़ा भी तो नहीं पहना के रखा जा सकता है। घर का अगर बुजुर्ग है तो उसको स्वच्छ कपड़ा, सुंदर कपड़ा और अच्छा कपड़ा पहनाना जरूरी है। दूसरे हमारे मित्र मनोज काका जी बोल रहे थे कि रिंग रोड की ज़मीन अधिग्रहित नहीं हो पाई है। हम अपने साथी के बात से पूरी तरह सहमत हैं और इनका समर्थन करते हैं। रिंग रोड की ज़मीन का अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन का है और जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के अंदर आती है। और ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की ये समाजवादी पार्टी की सरकार जब हमारे प्रधानमंत्री ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बना रहे थे, 9 महीने तक जमीन नहीं लेने दिया। और जब हमारी पार्टी के प्रधानमंत्री ने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर के लिए CPWD का जमीन बनाया तो नक्शा विकास प्राधिकरण नहीं पास करने दिया। मैं अपने साथी के प्रश्नों से, बातों से सहमत हूं कि आज जिस प्रकार से बनारस के विकास के लिए प्रदेश सरकार जितना अड़ंगा लगा सकती है उतना अड़ंगा लगा रही है और जिस प्रकार का बाधा उत्पन्न कर रही है। आज ये इंक्रोचमेंट हटाने की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार का काम है उत्तर प्रदेश के अंदर फेरी नीति लागू करना। आज तक प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो ठेले और खोमचे के व्यापारी हैं, इनके लिए एक फेरी नीति होती है। केंद्र सरकार से वो प्रस्ताव पारित है, उसको राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट कराना है, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के किसी शहर के अंदर वो फेरी नीति लागू नहीं हुई है। दीजिए, आज उत्तर प्रदेश की ये सरकार मनोज जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मनोज जी। मैं बोलूं? बोलिए बोलिए मनोज जी। पूर्व मेयर साहब ने जो बातें कही, इन्होंने सही कहा कि उसको अधिग्रहण करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन साहब उसको अधिग्रहण के लिए पैसे देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये आप क्यों भूल जा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा पैसा दे दिया। आप जो किसान जो मुआवजा मांग रहे हैं, जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसका 4 गुना जो बाजार मूल्य है उसके 4 गुने का मूल्य वो मांग रहे हैं। आप 1-2 गुना मूल्य देने को तैयार। आप पैसा दे दे फिर फोरफीस तो हो ही जाएगा। आप उसका पैसा रोक दिए। अभी आपने कहा आपने किसानों के ओला वृष्टि का पैसा रोक दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा स्टेट गवर्नमेंट ने आपसे 4800 करोड़ रुपया मांगा और आपने रिलीज कितना किया? आपने मात्र 230 करोड़ रुपया रिलीज करने का काम किया। और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने संसाधनों से माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को 3200 करोड़ रुपया देने का काम किया। आप ये बता दें हमें जरा कि पैसा छापने का अधिकार सेंट्रल का है कि स्टेट का है? इसका भी जवाब देना चाहेंगे आप कि नहीं देना चाहेंगे? पैसा कहां से आएगा? आप उत्तर प्रदेश सरकार का जितनी स्कीमें हैं उसमें जो शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा आप रोक के रखे हैं। आप यहीं से बनारस से शुरू होता है NH2 देश की सबसे बड़ी और जो सड़क है उसी पे चल लें।
क्या हालात है इसकी चंदौली के जस्ट बाद ही। बोलिए सेठ साहब। केंद्र और प्रदेश में राज कर रहे दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ विकास किया है तो सांप्रदायिकता का विकास किया है और माफिया राज का विकास किया है। पूरे देश में यदि विकास हुआ है तो सांप्रदायिकता का और माफिया राज का विकास हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। मायावती ने आज ही मुख्तार अंसारी के लिए वोट मांगे। जी आप बता दीजिए, मुख्तार अंसारी के ऊपर एक भी अगर मुकदमा केस चला हो और सजा हो गया हो, दिया था, सजा हो गया, मायावती ने एफिडेविट दिया था, मेरी जान को खतरा इस आदमी से। हम मंच से कहना चाहते हैं, यदि अदालत उनको सजा सुना चुकी हो तो आप बताइए। मायावती ने तो खुद एफिडेविट दिया था सर। आप दोषी करार कर, आप मायावती ने तो खुद एफिडेविट दिया था, मेरी जान को खतरा इस आदमी से। आप दोषी करार करेंगे? आप दोषी नहीं करार कर सकते। हम नहीं कर रहे हैं। न्यायालय का काम है। मायावती का न्यायालय का काम है, जिस दिन न्यायालय दीजिए। दोषी ठहरा देगा उनको निकाल दिया जाएगा। न्यायालय का काम है। न्यायालय जिस दिन दोषी ठहराएगा उस दिन उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अभी आप समाज सेवी, अच्छे समाज सेवी के बहुत सारे विरोधी होते हैं। हम भी समाज सेवी, हमारे बहुत से विरोधी हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जो है मुजरिम है या हम अपराधी हैं। एक काम कर लेते हैं, विशाल थोड़ी रोशनी डालिए मुख्तार अंसारी जी के समाज सेवा के कामों पर। बिल्कुल विष्णु दयाल जी, अगर आपको जानकारी होगी जो उन्होंने अपने चुनाव के लिए हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, उनके ऊपर किस तरह के चार्ज हैं। और खुद मैंने मायावती से इसके लिए सवाल पूछा था जब उनकी ज्वाइनिंग हो रही थी, उनके भाई की ज्वाइनिंग हो रही थी। तो आप कैसे झुठला सकते हैं दंगों का आरोप? विकास जी, हम आपके बात से हम आपको बता दें कि यदि हमारे ऊपर 300 धाराएं लग जाए तो इसका मतलब है थोड़ी है कि हम अपराधी हो गए। अपराधी तो हम तब हो गए जब न्यायालय स्वीकार करेगा। अच्छा तो सर ठीक है, सजा सुनाएगा। ठीक है सर। हम नहीं सेठ साहब, फिर तो ठीक है, ना खाता ना बही, जो मायावती कह दे वो सही। सवाल नहीं उठ रहा है, सवाल नहीं उठ। न्यायालय कहेगा, न्यायालय भाई इस देश का संविधान है कि नहीं है? इस देश की संविधान के तहत यदि उनको दोषी ठहराया जाएगा तो उनके ऊपर कार्रवाई पार्टी करेगी निश्चित तौर पे। लेकिन यदि अगर दोषी नहीं है तो उनको उनके ऊपर कार्रवाई कहां से होगी, आप हमको बताइए। ठीक है मनोज जी, लेकिन आप भी इनके ऊपर सवाल कैसे उठाएंगे? आपके मुख्यमंत्री तो खुद गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगते घूम रहे हैं रैली करके। नहीं, गायत्री प्रजापति का कह दीजिए उन्होंने भी रेप नहीं किया, उनके ऊपर चार्ज लगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा रेप किया है तो हटा देंगे। आप एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। एडीआर की जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो एडीआर की जो रिपोर्ट है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपराधियों को टिकट दिया है तो प्रिय साथी मेयर साहब की पार्टी बीजेपी ने दिया है। और उसके दूसरा नंबर किसी का है तो भाई साहब बोल रहे हैं। अब उनके बारे में कौन नहीं जानता जिसकी बात की जा रही है। मैं ऐसे घृणित व्यक्ति का तो नाम भी नहीं। जितना बड़ा अपराधी उतना ही बड़ा समाजवादी। और उल्टे चोर कोतवाल के डांटे। जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अब बताइए भैया, अब आप बता, आप दूसरी जगह की बात देश छोड़ की दो। जनता देख रही है, देश के जनता को मालूम है किस पार्टी में कितने बड़े अपराधी रहते हैं। देश की जनता को मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। और आपसे क्लीन चिट हमको नहीं चाहिए। मैं आपको क्लीन चिट मैं नहीं, आपको क्लीन चिट प्लीज साथी सुन लो भाई, आपको क्लीन चिट मैं नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता देगी। जैसे लोकसभा में दी थी विधानसभा में भी देने जा रही है। ये आप तय कर लो, मैं देना भी नहीं जा रहा हूँ। आपको जैसे लोकसभा में मिली थी ना क्लीन चिट, वैसे ही विधानसभा में भी मिल जाएगी साथी। मान्यवर हमारी बात सुन लीजिए, मान्यवर हमारी बात सुन लीजिए। यदि आप स्वच्छ थे, आपका काम बोलता है, यदि आप स्वच्छ थे और आपका काम बोलता था तो क्या जरूरत पड़ गई आपको कांग्रेस जैसे पार्टी से गठबंधन करने की? आप बताइए। लेकिन सेठ साहब पूछना चाहते हैं आपसे, आपका काम बोलता है तो क्या जरूरत पड़ गई आपको कांग्रेस जैसी पार्टी जो ऑक्सीजन पे चली गई है समझौता करने की? बहन जी को क्या जरूरत पड़ गई थी गुजरात में जाके मोदी का प्रचार करने का? ये बता दो मुझे, ये बता दो। ये समय की बात तो है। समय तो वही बात तो है, समय की बात है। नहीं, हमारी विचारधारा एक है, आइडियोलॉजी एक है। क्यों परेशान हो रहे हैं? एक गलत चीज, तुम्हें क्या दर्द हो रही भाई? आपको क्यों दर्द हो रही है? हमारी बीजेपी ने तमाम दलों से गठबंधन किया। अगर हमने किया है, हमारा लक्ष्य बड़ा है, आप तो जीरो हो गए और फिर जीरो हो जाओगे। संबंध है, व्यक्तिगत हमारा संबंध है और व्यक्तिगत संबंध में आपके घर आएंगे तो क्या आप हमको भगा देंगे?
बताइए। आपके घर लोग कितना तेजी से आ रहे हैं, इसका प्रमाण 11 तारीख को प्रिय साथी मिल जाएगा। भाई साहब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 11 तारीख को जनता जवाब आपको दे देगी। पटेल साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने का काम किया, उसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री मोदी का खौफ, माननीय अखिलेश यादव जी को ये समझ में आ चुका था कि बिना कांग्रेस के गठबंधन से हमारी गाड़ी पार नहीं होगी। भाजपा जैसे दल से, छोटे छोटे दलों से आपने गठबंधन किया, आपको किसका खौफ था? आप ये मुझे आप बता दो भाई, आपको किसका खौफ था? मनोज जी, जब मनोज जी आप बिन समाज की जो पार्टी है, डिबेट नहीं हो पाएगा। जब हम निश्चित बोल तौर रहे हैं पे तो ठीक है, आप बोल रहे ठीक है, आप पूरा कीजिए, आप आप अपनी बात पूरी कीजिए। जब मैं ठीक, बोल पटेल रहा था साहब तो- अपनी बात पूरी ना, ना, कीजिए। ठीक है, निश्चित कंप्लीट तौर कर पे- रहा हूं। ठीक, अपनी बात पूरी कीजिए। पटेल साहब समय जाया नहीं करें, आप अपनी बात पूरी हम करें, इस तरह के नहीं टोका-टाकी ना करें, वो उनको पूरा बोलने दें। बोलिए पटेल साहब। उत्तर जी, प्रदेश बिल्कुल के कर अंदर जी बिल्कुल करें। जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चलना शुरू हुई और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के अंदर डर पैदा हुआ, उस डर का परिणाम था कि जो कांग्रेस पार्टी 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे रही थी, उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी बोल रहे थे बीजेपी के बारे में, मायावती और अखिलेश यादव जी एक बहुत अपने घर के अंदर बाथटब बनाए हैं जिसके अंदर गंगा है। जिस अपराधी को उसमें डुबकी लगवा देते हैं वो अपराधी पवित्र हो जाता है। अखिलेश यादव जी आपके बगल से ही प्रत्याशी हैं, सुन लीजिए, आपके बगल से ही पटेल साहब, पटेल साहब, सुशील पटेल सिंह साहब, किसमें डुबकी भाई साहब, लगा एक सेकंड सर, भाई साहब, एक मिनट, एक मिनट, पटेल साहब, पटेल साहब, अखिलेश यादव जी कहते पटेल हैं साहब, कि काम बोलता है और गायत्री प्रजापति कहते हैं काम बोलता है। पटेल साहब, इनके लिए तो आपने कह दिया इन्होंने गंगा बनवाई है, आप तो भारत माता की जय का नारा लगवा के ही काम चला लेते हैं, उसी से देशभक्त बना देते हैं अपराधियों को भी। भाई साहब एक मिनट हम बात कर दें अपना। सूप तो बोले चलनियो बोले जहां 72 छेद। विष्णु जी, मायावती जी के ऊपर जब हमला हुआ था तो यही भाजपाइयों ने बचाने का काम किया था। 72 छेद कहाँ है आप जानते हैं। और अगर ये भाजपा के नेता ना होते तो ये समाजवादी पार्टी के लोग माननीय मायावती जी के साथ क्या किए होते, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आप हमसे मेरा मुंह मत खुलवाइए। भाजपा के लोग अब देश भाई में साहब, अब चलिए, अब कानून इस पे- की रक्षा इस पे देश में जाने ला की नहीं बजाय- करेगा, ठीक अब है। भाजपा का वॉलंटियर करेगा। वाह, ये ठीक। तो नई बात आ गई भाई। अब भट्टाचार्य जी, संविधान नहीं करेगा, आप अब जानकारी- भाजपा का वॉलंटियर आप करेगा। अपनी जानकारी आप अपनी अपडेट जानकारी कर सही कर लें। जानकारी अभी अपडेट कर एक लीजिए। शहीद की बेटी गुलमोहर गांव जानकारी आप अपग्रेड कर में लीजिए। एक शहीद कल की क्या बेटी ने होगा? अभी देश में बयान दिया है कि किसने उसको थ्रेट दिया। कितना घिनौना और घृणित कार्य है। एबीवीपी के लोगों ने उसको थ्रेट दिया। ये इससे पूरा देश शर्मसार है। सेठ साहब पहले उनकी बात सुन लें। सर बोलिए, आप सुनिए, बोलिए भट्टाचार्य जी। घर में गंगा बनाने की परंपरा तो भाजपा के मित्रों ने शुरू किया था। ये जनाब मुख्तार नकवी साहब ने कहा था ऐसी पवित्र पार्टी है जो आएगा टॉम डिक हैरी नहाया नहीं पवित्र हो जाएगा। तो चलिए, बड़े पार्टी के लोगों को छोटे पार्टी के लोग नकल करेंगे, उसमें बुराई नहीं है। आप जो बुनकरों की सुविधा की बात कहे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1978 में बनारस से सिल्क इंपोर्ट लाइसेंस चला गया गुजरात, आज तक वापस नहीं आया। बुनकरों को पूछिए इंपोर्ट क्या होता है, रेशम पाने के लिए बुनकर कितना रोते हैं, इसका कोई निदान नहीं हुआ है। इसलिए सिर्फ आधा काम मत कीजिए, करना है तो पूरा कीजिए। SIL सिल्क इंपोर्टेड लाइसेंस ये अगर नहीं आता है, बुनकर कष्ट में होगा। और ये जो बार बार कह रहे हैं मोदी जी के खौफ, ये खौफ सही में मत फैलाइए। आपके ऊपर भी तो नहीं है। एक डिसेंट आपके ऊपर भी तो नहीं है। नहीं एक बोलने डिसेंट दीजिए, वो तो एक डिसेंट न्यूट्रल व्यक्ति व्यक्ति को हैं, समाज के, उनको तो बोलने दीजिए भयंकर मत साहब। बनाइए। डिसेंट व्यक्ति को भयंकर मत बनाइए।
चाहे किसी के लिए हो, चाहे मीडिया के लिए हो, चाहे अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है सर, वो डिसेंट व्यक्ति है, उनको डिसेंट रहने दीजिए। ठीक, जनता की राय, जनता के सवाल लेते हैं। विशाल जल्दी जल्दी बिल्कुल मैं कुछ सवाल लेता हूँ। देखिए, मेरा सवाल ये, पूर्वांचल की धरती पूरी, जहाँ पे कि लाखों की तादाद में बुनकर और शिल्पी हैं, और दोनों सरकारों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि उनके रोजी रोटी के सवाल पे काम करें। हमारा पहला सवाल बीजेपी के प्रतिनिधि से है और दूसरा प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि से है कि वो बतावें कि उन्होंने बुनकर और शिल्पियों के विकास के लिए क्या क्या काम किए हैं। माननीय कौशलेंद्र जी, आप जवाब दीजिए इसका। कुछ महिलाओं का भी सवाल ले लेते हैं रोहित जी। आप ले लीजिए, फिर एक साथ जवाब लेते हैं। क्या बोलिए। सवाल है? जी, मेरा सवाल पहले तो गठबंधन की सरकार से है, सपा से है, और दूसरा मायावती जी की सरकार से है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। इस नाते मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि भैया, महिला सुरक्षा कहाँ चली गई? जब डिम्पल भाभी को कहना पड़ा कि भैया को बुलाएंगे, आप लोग डर जाइए नहीं तो। पहले बुनकरों के सवाल पर जवाब दीजिए, आपसे और आपसे सवाल है, उसके बाद महिलाओं वाले सवाल के लिए आपके पास आता हूँ। बोलिए सर, आपसे भी पूछा उन्होंने, उनसे भी पूछा। बुनकरों के लिए उनके आय पर उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए और उनको बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुनकरों की जो बिजली है, उनको जो पावर सप्लाई है वो फ्री कर दी है। सर, पावर सप्लाई फ्री तो तब कीजिए जब पावर आती हो। आज विद्युत मंत्री, आप अभी सर छूने की बात नहीं होती है। मैं आज के शहर का उदाहरण देता हूँ आपके। सर, आज केंद्रीय विद्युत जो इस तरह क्यों लाइट आ रही नहीं आ रही? मनोज जी सुन लीजिए, ऐसे तो फिर वो फोटो भी हमने खूब देखा जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव तार उठा रहे हैं ऊपर से, फिर लाइट नहीं आ रही थी, इसका मतलब। इसलिए सर, आज केंद्रीय बिजली मंत्री, सर सुन लीजिए ना, आज केंद्रीय बिजली मंत्री बनारस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 20 मिनट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बत्ती चली गई सर। अब उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि यह राज्य सरकार की स्थिति है। बोलिए, अब क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा कहना यह है, बिजली अगर 2 मिनट 1 मिनट के लिए चली जाती है सप्लाई का, तो उसको ऐसा नहीं मान लेते कि बिजली आती ही नहीं है और यंत्र है, कहीं फॉल्ट हो गया, कोई बात हो गई, इसको भी आप साफ स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन बनारस में बिजली 24 घंटे आ रही। सेठ साहब, बिजली आती है 24 घंटे? हमारी बात अब सुनिए। 24 घंटे बिजली आती है? नहीं, 24 घंटे बिजली नहीं है, लेकिन हमारी बात सुनिए। बोलिए। जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बुनकरों की हालत खराब हो जाती है। उसका कारण आप लोग पहले ढूंढिए। उसका कारण है स्पोर्ट का काम बंद कर देना। स्पोर्ट का काम बंद हो जाता है और बुनकर भूखमरी पे चले जाते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल माननीय बहन जी अभी पूछी कि महिला सुरक्षा। जब प्रदेश में माननीय बहन जी का शासन होता है तो माफिया या तो जेल में होते हैं या तो जेल के बाहर होते हैं। यदि प्रदेश में आपके माफिया नहीं रहेंगे, या तो जेल में होते हैं, सरकार में मंत्री होते हैं, जेल के बाहर होते हैं, प्रदेश के बाहर होते हैं। निश्चित तौर पे आप बात को मत घुमाइए। और अपराध का ग्राफ, जब माननीय बहन जी प्रदेश में सरकार चला रही थी, अपराध का ग्राफ शून्य था। आज पूरे प्रदेश में माफिया राज है और अपराधियों से महिला त्रस्त है। महिलाओं का सड़क पे निकलना दुर्लभ हो चुका है। इस चीज को आप भी जानते हैं, चूंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं। ठीक सर, बुनकरों के सवाल पर आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने सवाल पूछा था, जवाब दीजिए। देखिए, एक तो हमने पहले बताया कि 217 करोड़ रुपए का ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने सर, वो तो भी बनेगा, बन रहा है। 80% पिछले 2.5 साल में सर कुछ ऐसा 80% काम कंप्लीट हो चुका है। सर, कोई एनासिन की गोली आपने भी दी हो, थोड़ी वो भी बता दीजिए। मैंने दादा एनासिन की गोली की बात कर रहे थे। हम लोग तो दर्द का पूरा निवारण कर रहे हैं और 39,000 शिल्पियों को हमने आर्टिजन कार्ड देने का काम किया है। बुनकरों को इनकी कितनी चिंता है, इसी बात से स्पष्ट हो जाएगा। मनोज जी, घबराइए मत, हम दे रहे हैं, आप घबराइए मत। मैं चुनौती देता हूं कि आप यहीं हैं, जी न्यूज के माध्यम से आप अपनी सरकार की उपलब्धि गिनवा दीजिए। मैं गिनवा दूंगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, मैं चुनौती देता हूं। मैं आपको बुनकर समुदाय का आप नुमाइंदगी करते हैं। आप शुरू करिए, मैं शुरू करूं। आप बताइए, शुरू करूं। बता चुके हैं, मैं चुनौती देता हूं। चलिए, गिनाना शुरू कीजिए। बुनकर समुदाय के लिए सबकी आप दोनों पार्टियों ने क्या क्या किया? किसानों को किसान दुर्घटना बीमा, किसानों को ओलावृष्टि, प्रदेश सुन लीजिए, आप सुन तो लो भाई साहब। प्रदेश का 50 जिला 4 लेन से जुड़ा, किसानों को डीबीटी के माध्यम से, मैंने कहा तो
मैंने कहा तो कि सिर्फ बुनकरों सबसे पे ज्यादा आप सब्सिडी जिस बुनकर अरे समुदाय के बुनकर को आपको नुमाइंदगी क्या की बात चिंता करते होगी? हैं, आपने एक उसको गिना मुसलमान को दीजिए। टिकट नहीं दिया, उसको इसी आप से गिना साबित होता दीजिए। है कि आप बुनकर हम की क्या चिंता बुनकरों के लिए करेंगे। 39,000 बुनकरों को हमने आर्टिजन कार्ड बनाने का काम किया। 9 समाज से आता है, ये आपको जानकारी है कि मेगा नहीं है? क्लस्टर बनाने अब का ये- काम भारतीय जनता पार्टी ने आपका बनाने का सब काम काम किया। जुमला। 32,000 काम जुमला। 32 करोड़ आप जुमला साथी, नहीं, चुनाव मैं बाद काम कर रहा चुनाव हूं बाद आपका और राष्ट्रीय आप लोग अध्यक्ष बैठ के काम कह नहीं करने देगा दे रहे हैं। कि आपका जितना मैं- हमने घोषणा पत्र में बात मैं करी, चुनौती सारा देता हूं। जुमला हो गया जुमला। मैं चुनौती यही देता आपका हूं। काम। सर सुनिए ना, सुनिए। जब तक टीवी पे देखता था, विज्ञापन में लगता था उत्तर प्रदेश की सड़कें क्या चमकती हैं, क्या शानदार है। कल गोरखपुर से बनारस आया सर, अब तक कमर का दर्द नहीं गया। कोई बात नहीं, हो सकता है अभी आपको वक्त ना मिला हो गोरखपुर से बनारस की सड़क बनाने का। आगे सरकार आए तो दोबारा इस पे ध्यान जरूर दीजिएगा। अच्छा भाई इसको साहब। सजेशन की तरह मान लीजिए केवल। नहीं मैं आप जो भी सजेशन दे रहे हैं उसको मैं बहुत बड़े हृदय के साथ स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप दिल्ली से जो नया एक्सप्रेसवे बना हुआ है, वो आगरा एक्सप्रेसवे, उस पर भी तो सर वो भी इटावा तक जिस जाके पर रुक जाता है, फिर तेजस पुरानी सिकोई- सड़क पे ले जाता है घुमा के। काम एक ही दिन में नहीं कर इटावा के आगे पुरानी सड़क पे घुमा के ले जाता है सर। एक्सप्रेसवे बना जिस पर तेजस स्वखाली और मिग जैसी जरा इनको विमान बताइए उतरी। कि इटावा के बाद वो रास्ता किस रास्ते से घुमा के लाता है। बिल्कुल, वो पुराने हाईवे की तरफ उतरता है। 80 किलोमीटर का जो आपका पैच वर्क है वो अभी भी जारी है, पूरा नहीं हुआ है। 80 और रही बात सर मेट्रो की, तो वो तो यहाँ भी चल रही है, अदृश्य है। यहीं देख लीजिए, फिर लखनऊ की क्यों गिनाते हैं। लखनऊ में ट्रायल हो गया है, लखनऊ में बहुत जल्दी जनता को सुपुर्द है। कोई भी बड़ा वर्क साहब आप भी जानते हैं, सर, एक दिन में ट्रायल तो पूरा फिर नहीं वो हो कह देंगे जाता। हमने बुलेट हम ट्रेन का कर समाजवादी दिया। लोग काम करने वाले हैं सर, ट्रायल वो बीजेपी की कहेंगे तरह हमने नहीं बुलेट कि ट्रेन बाद का में कर दिया। जुमला बता देंगे। सर ट्रायल वो कहेंगे हमने टेल्को का कर दिया, बुलेट ट्रेन का कर दिया। ट्रायल बताइए नहीं सर, हमें ये बताइए हमें दिया क्या। ट्रायल तो आप लोग कितना आपको मर्जी करते रहिए। जो डिलीवर हुआ उसकी बात कर रहे हैं। 80 किलोमीटर नहीं चले आप, उसकी कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, और जो ठीक है। आप 200 किलोमीटर तो आप चले ये उसको मत नहीं कहिए ना बता सर, रहे हैं, ये उसको मत भी तो कहिए बता ना, दीजिए साहब। ये मत कहिए ना कि 200 हमने इतना किलोमीटर बड़ा हाईवे दे फर्राटा दिया, भरते दिल्ली को हुए लखनऊ आए। से सीधे जोड़ दिया। ये मत कहिए, बताइए कि काम चल रहा है, उस पर भी ट्रायल चालू है। विशाल पूछिए सवाल आगे। भाजपा के नेता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो उसमें बहुत धांधली हुई है, सभी युवा जानता है। क्या आपकी अगर सरकार बनेगी भविष्य में तो क्या आप उसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे? और मुझे लगता है कि हम युवाओं की ऊर्जाओं का हर प्रतिनिधि पूरा फायदा उठाता है, चाहे वो गुजरात का हार्दिक पटेल हो, चाहे वो जाट आरक्षण से जुड़ा हुआ हो। आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है आप सभी जनप्रतिनिधियों से, क्या आपने विकास की नाम पे आरक्षण का मुद्दा उठाया है जो हम लोग हर रोज फेस करते हैं? विभिन्न आवेदन आते हैं और जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर हम लोग की नियुक्तियां होती हैं, ऐसा क्यों है? देखिए सर दोनों सवाल नियुक्तियों से जुड़े हैं। पहले आप एक एक करके जवाब दे दें। पहले आप जवाब दीजिए क्योंकि आपके ऊपर आक्षेप है सीधा जो सीधा। आरक्षण है, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि समाज में जो आर्थिक विषमता सर उन्होंने आरक्षण की बात नहीं कही, उन्होंने यादववाद की बात कही है उसी सर। पर आ रहा हूं साहब। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि आर्थिक विषमता जो समाज में कैंसर की तरह है और उसको समाप्त करने का उसको अगर कोई अच्छा तरीका है, और आरक्षण जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान के द्वारा लोगों को प्रदत्त है। हम आरक्षण के पक्षधर हैं। सर ये कौन सा हम आरक्षण के है? पक्षधर हैं। सर ये कौन सा आरक्षण है कि मुख्यमंत्री यादव है तो डीएम भी यादव है, एसपी भी यादव है, एसएसपी भी यादव है, डीआईजी भी यादव है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के चेयरमैन भी यादव है। आप जहां बैठे हैं, जहां सर आप डिबेट ले रहे हैं, यहाँ का डीएम कौन है भैया बता दो। केवल यहाँ की बात नहीं हो रही है। यादव डीएम हो जाए योग्यता केवल यहाँ की बात नहीं हो रही है। आईएएस हो जाए तो ये कोई बुराई है? केवल यहाँ की बात नहीं है, ये आरोप आपकी सरकार पे लगातार लगता रहा है। ये आरोप आपकी सरकार पे लगातार लगता रहा। पूछिए सवाल विशाल, क्या सवाल है पीछे? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से है कि प्रदेश में बहुत सारी नियुक्तियों के लिए आपने रिक्वायरमेंट निकाली और वो सारी नियुक्तियां उन लोगों की फंसी जो लिखित परीक्षा पास कर लिए थे, इंटरव्यू जिनका हो चुका था, क्वालिफाई कर गए थे, और सारी नियुक्तियां जाकर के हाई कोर्ट में अटकती गई। वो उनका जो एज निकल गया इस पीरियड में 1 साल 2 साल, उसके लिए जिम्मेदार वो होंगे कि आपकी सरकार होगी? क्या सवाल?
दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। ये अभी दीजिएगा। तीनों ही प्रत्याशियों से एक सवाल है जी, और उत्तर तो तीनों से चाहूंगा जी। मैं एक अध्यापक हूं। 10 साल 15 साल के बाद एक लड़के के अंदर हम चरित्र पैदा करते हैं। ऐसा कौन सा जादू है तीनों प्रत्याशियों के पास कि प्रत्याशी रातों रात पाला बदलता है, उसका चरित्र बदल जाता है, उसकी बल्दियत बदल जाती है, उसकी विचारधारा बदल जाती है। पूरे देश को बताइए आप ये जादू। ठीक, जवाब एक एक करके जवाब दीजिए सर। पहले उनके सवाल का नियुक्तियों को लेकर जो सवाल था आप दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं जो पहले पूछा था। देखिए 40,000 पुलिस की भर्ती हुई, 35,000 और चल रही है, 3,000 लेखपाल की भर्ती हुई, 72,735 प्राइमरी टीचर की भर्ती उसमें सफाई इटावा से कितनी हुई है तो बता दीजिए। आपको अच्छा यहाँ से कितनी हुई है बता दीजिए। छोड़िए सर सफाई इटावा छोड़िए, यहाँ से कितनी हुई है बता दीजिए। मैं चैलेंज और चुनौती सर यहाँ से कितनी हुई, चैलेंज तो आप सबको करते हैं, जवाब नहीं देंगे। यहाँ से कितने लोगों की भर्ती हुई बताइए ना। हर जगह के नौजवानों को सर यहाँ से कितनी भर्ती हुई ये बताइए। बाहर से आए क्या? आधार पर हुई है ये, बाहर से आए क्या? यहाँ से कितनी भर्ती हुई है तो बता दीजिए। कितने लोगों की भर्ती हुई अब बताइए। इधर से तो आपके पक्ष में नारा आ रहा था, यहाँ भी हाथ उठा रहे लोग कि नहीं हुई। दीजिए सर आप जवाब दीजिए। सर देखिए हम इंडिविजुअल बहस में नहीं पढ़ रहे, आपने जवाब दिया अपनी तरफ से, आप अपनी बात कहें सर। उन्होंने कहा कि जो नियुक्तियां हुई आप लोग लगातार धांधलियों का आरोप लगाते रहे, चुनाव में उसको भुनाना भी चाहते हैं। अगर आपकी सरकार आ गई तो क्या जांच बिठाएंगे? हमारी सरकार जब थी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय राम प्रकाश गुप्ता जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कोई माई का लाल एक नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। और एक बात मैं उत्तर प्रदेश के और ख़ास तौर के वाराणसी के नौजवानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और अगर वो दोषी पाया जाएगा तो वो जेल के अंदर जाएगा। सर ये बात तो आपने नोटबंदी में कही थी, बताइए ना कितने भ्रष्टाचारी पकड़ के जेल में डाल दिए आपके चैनल ने। सर नोटबंदी में कितने काला धन वाले आदमी पकड़ के जेल में डाले गए? आपके चैनल ने ही हजारों लोगों को पकड़ते हुए मैं गारंटी दे रहा हूं सर नहीं दिखाया। मैं गारंटी दे रहा हूं सर नहीं दिखाया। आप नाम बताइए कितने बड़े लोगों को आपने पकड़ के जेल में डाला। आपने मुझे लाइन में लगाया, इनको लाइन में लगाया, सबको कहा काला धन जमा करा दो, जबकि हमारे पास तो काला धन था भी नहीं। बताइए ना इनमें से कितने काले धन वाले आप जेल में ले गए? जितने लोगों के पास अवैध तरीके से पकड़ा गया वो सभी लोगों को जेल में भेजने का काम किया गया और किसी को नहीं भेजे। तमाम चैनलों ने कहां कब कैसे तमाम चैनलों ने दिखाया और स्वयं आपके चैनल ने दिखाया। सर मैं मना कर रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं। आपको याद नहीं होगा सर ऐसा कैसे कर रहे हो? मैं मना कर रहा हूं सर। मैं 2 नाम बता सकता हूं, केवल 2 के अलावा इस देश को कोई काले धन वाला नहीं मिला पूरी नोटबंदी के दौरान। एक भजिया वाला और एक दूसरा। अभी तक आप तो कह रहे थे कोई नहीं, मैं कह रहा हूं सर 2 को आपने स्वीकार किया, अभी आगे और नोटबंदी का असर यह है, नोटबंदी का असर यह है कि दुनिया की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, दुनिया के जो वित्त जो देखती है, उसने कहा कि नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था चूर हो गई है और भारत का जो GDP है वो 6.6। नोटबंदी से अगर कोई 2 लोग परेशान हुए दिल्ली में तो अखिलेश जी की बुआ जी हुई और उनके पिताजी हुए। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सिर्फ ज्यादा 2 लोग परेशान हुए। मनोज जी मैं अमिताभ जी से पूछता हूँ। अमिताभ जी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में मैं गया हूँ, जैसे बनारस के बाजार हैं, मुझे कोई ऐसी दुकान नहीं दिखती जो बहुत खुशी से ये कहती हो कि मेरे पास ये मशीन है, कार्ड स्वाइप कर लीजिए। सब चाहते हैं कि नकदी में पैसा आ जाए। क्या उन बाजारों को, उन दुकानदारों को नुकसान नहीं हुआ? और क्या डिमोनेटाइजेशन में डिजिटल इंडिया बना देने के नाम पे बेवकूफ बनाया गया लोगों को? नहीं, बेवकूफ शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अनपार्लियामेंटेरियन है, बल्कि 2030 का सपना 2016 में दिखा दिया गया और ये टेलर बहुत खतरनाक है। इस देश को डिजिटल बनाने के प्रयास में बहुत से लोगों ने इस देश के सामाजिक संरचना को मार डाला। पहले लोग कैमरा से समाज के फोटो खींचते थे, अब लोग सेल्फी खींचने लगे हैं। आप सेल्फिश मत बनाइए।
ये जो आधुनिकीकरण के नाम पर सेल्फिश जनरेशन बनाने का प्रयास है, डिजिटल ये नोटबंदी भी लगभग उसी रास्ते पर एक कदम है। और कोई आदमी नहीं बोल रहा है कि मेरे पास रहा, वो सोचता है पैसा रहा तो चोर हूँ। हर आदमी दूसरे को चोर ढूंढ रहा है। ये कौन सी सामाजिक शिक्षा है कि आप सबको चोर बना रहे हैं? बोले सेठ साहब, बोले क्या बोले? बोले आपको काफी तकलीफ हुई नोटबंदी से? तो हम एक व्यापारी हैं और व्यापारियों का दर्द हम जानते हैं। पूरे प्रदेश में यदि नोटबंदी से कोई परेशान हुआ तो वो व्यापारी परेशान हुआ और मझौला व्यापारी परेशान हुए। एक भी अरबपति को आप लाइन में लगे हुए दिखा देंगे तो जो कहिए हम वो हार जाएंगे। तो आपको ये नोटों की माला ये मझोले व्यापारी पहनाते थे क्या? नहीं, एक गलत है कि आप कह रहे हैं नोटों का माला पहनाते थे। सर सबने देखा है, किसी से छुपा है क्या? आप पहले आदमी है बीएसपी के जो मना कर रहे हैं कि पहनते ही नहीं थे। नहीं। बाकी तो खुल के कहते थे कि हाँ पहनाते थे, इसमें क्या है? अपनी मर्जी से पहनाते थे। आज भी कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता हमको देगा तो हम तो लेबे करेंगे। हमारा कार्यकर्ता है, हमारे पार्टी का सहयोग कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? हमारा अखिलेश सरकार से सवाल है कि क्या वो बुंदेलखंड की घटना भूल गए? बुलंदशहर की घटना क्या वो भूल गए हैं? मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए, उसके बावजूद गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को टिकट देके प्रचार किया जा रहा है। और जब ये अपराधीकरण बढ़ रहा था तो सफाई में यही नेताओं के ठुमके लग रहे थे। जो ये बहन जिसने सवाल पूछा, ये उसी दल की कार्यकर्ता है। अभी आप कह रहे थे एबीवीपी के गुंडे धमकी देते हैं, वो दल की कार्यकर्ता तो इंसाफ की हकदार नहीं है क्या? सुरक्षा की हकदार नहीं है क्या? उसके बाद का जवाब दे रहा हूं भाई साहब, आप सुन लीजिए। आपकी सुरक्षा के लिए 1090, आपकी सुरक्षा के लिए डायल 100, आपकी सुरक्षा, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है वो सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डिंपल भाभी भी सुरक्षित नहीं है। बसपा की सरकार में भी 70% यादव के लड़के पुलिस भर्ती में ईमानदारी से हुए थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर किस आधार पे, आपके पास कौन सा साक्ष्य है जिसके आधार पे आप उत्तर प्रदेश में यादवीकरण का आरोप लगा रहे हैं? यहाँ पीएससी जो है और जिला अस्पताल है वो बदहाल है। यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी को अपना इलाज कराने के लिए निजी अस्पताल मैदान जाना पड़ता है, जबकि उनके गांव में सफाई बना हुआ है। जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देंगे इस बात की रोशनी में कि डॉक्टर रेफर तब करता है जब वहाँ डॉक्टर ना हो या सुविधा ना हो। उनको मेदांता क्यों जाना पड़ता है और अखिलेश यादव के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ना पड़ता है? हम लोग अनिल यादव जैसे लोगों का विरोध करते हैं। जो लोक सेवा आयोग के जब अध्यक्ष बनते हैं तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की जो लोक सेवा आयोग की पवित्र परीक्षा है उसमें बेईमानी करने का काम करते हैं, उसमें धांधली करने का काम करते हैं। इस प्रदेश में जो शासन कर रही है उस शासन काल में यादवकरण हुआ है। हमारी सरकार जब शासन करती है तो निष्पक्ष और आपके काम के हिसाब से, आपके योग्यता के हिसाब से आपको सर्विस देती है, न कि किसी जाति के आधार पे। लास्ट कमेंट भट्टाचार्य जी, जनता जब वोट देने जाती है ये देखती है कि जाम में लगते हैं, घंटों घंटों फंसे रहते हैं, ये देखती है बिजली कितनी देर आती है, ये देखती है पानी कितनी देर आता है, किस क्वालिटी का आता है, या फिर ये देखती है कि कितने मुसलमान को टिकट दिया और कितने हिंदू को दिया? नहीं, आखिरी जातिगत समीकरण पे वोट न हो तो अच्छा है, वरना उस तरह के घटिया शब्द भी लोग बोलने लगे हैं कि मुसलमान को दाह होना चाहिए, कब्रिस्तान नहीं मिलनी चाहिए। ये एक्सट्रीमिज्म है, ये ना हो, ये चरम दृष्टिकोण ना हो। जनता को धर्म में मत बांटिए। चलिए, माहौल बहुत गर्म हो गया, मुझे लगता नहीं आप आगे सुन पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज वोटों की बारात कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का, आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया बनारस की जनता का भी। वोटों की बारात में आज के लिए इतना ही। 11 मार्च को 5 राज्यों के नतीजों की गिनती सबसे तेज जी न्यूज़ पर देखना ना भूलिएगा। सुबह 6 बजे से लगातार कवरेज रहेगी 11 मार्च को। फिलहाल बनारस से इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।